जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हम आपके लिए आज क्वेश्चन लेके आए हैं पिछले साल का। हम लोग आज PYQ करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं, ध्यान से देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू, 1 जूल जो है वो किसके बराबर होता है। आप देख सकते हैं जो पहले से इसमें आंसर जो टिक किया गया है वो हमने किसी का क्वेश्चन मांगा था PDF के फॉर्मेट में, वो क्वेश्चन में पहले से टिक किया गया है, तो आपको हम सही आंसर हम बताएंगे। 1 जूल किसके इक्विवेलेंट है, आप लोग पढ़े होंगे कि 1 जूल जो है अगर उसको हम CGS में कन्वर्ट करते हैं तो वर्क का जो CGS यूनिट है वो अर्ग होता है, और 1 जूल का जो वैल्यू होता है 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 10 के पावर -7 अर्ग जो पहले से टिक किया गया है गलत आंसर है, 10 टू द पावर 7 आपने पढ़ा होगा। और जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, तो ये आपका इक्विवेलेंट है। अगर जूल दिया हुआ है तो CGS में 10 टू द पावर 7 अर्ग के, और अगर न्यूटन रहेगा तो 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्विवेलेंट होता है। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। निम्न में से कौन सा जो है किसी भौतिक राशि का नाम नहीं है। ये पता करना, नाम नहीं है। आपको पता है समय हमारा जो टाइम है भौतिक राशि होता है, जो इम्पल्स है वो भी हमारा एक भौतिक राशि है, जो मास है वो भी भौतिक राशि है, लेकिन जो किलोग्राम है सर ये क्या होता है, भौतिक राशि नहीं, जबकि मात्रक होता है, हमारा यूनिट होता है, ये हमारा यूनिट होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ये किलोग्राम जो है वो हमारा भौतिक राशि नहीं है, इसमें बाकी तीनों भौतिक राशि है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं सर, डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या, पहले से टिक किया गया वो गलत आंसर है, ये नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होने वाला है। सर हम लोगों ने पढ़ा है प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, एकदम आराम से स्लो चलेंगे। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, और प्रेशर इक्वल टू फोर्स का हमने पढ़ा है सर होता है MLT-2 डायमेंशनल फार्मूला, जबकि एरिया कितना होता है सर L² यानी L × B यानी L² हो जाता है। इसको हम अरेंज करेंगे, मिलेगा कुछ ऐसा सर, M है, L का पावर नीचे 2 पर जाएगी तो -1 और T का पावर कितना -2। L का पावर -1 कैसे हुआ, क्या बात समझ में आया हम लोगों को सर, कैसे हुआ, नीचे 2 था ऊपर हो जाएगा -2 और 1 में घटाएंगे 2 कितना बचेगा -1, यानी ML इनवर्स T -T का पावर -2। ये पहला ऑप्शन जो इसका सही आंसर हो जाएगा ML का पावर -1 T का पावर -2। कैसे आया देख सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया के फॉर्मूला से आया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हम लोगों का, क्वेश्चन 4 कहता है द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बढ़िया से समझेंगे आप लोग ना। एक क्वेश्चन कह रहा है कि किसी t समय में एक कण का वेग जो है v दिया जाता है, तो एक समीकरण बैठाया गया, समीकरण दिया गया है v = 80 + BT²। तो b का v में सूत्र क्या होगा, जब आपको हम वीमा पढ़ाए थे, वीमा के बारे में समझाए थे, इस इक्वेशन पे ध्यान देंगे। ये कहा जाता है कि जो LHS में ये टर्म होता है ये इसके और इसके दोनों टर्म के बराबर होता है, दोनों टर्म के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है सर v = कितना, हम इसको बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को BT²। v = कितना मिलेगा सर, BT²। v का मतलब यहाँ वेलोसिटी है v, और बाई कितना आ जाएगा नीचे v/T² और इक्वल टू कितना कह सकते हैं b, और हमको निकालना किसका है, वीमा। हम लोग को वीमा जो है b का ही निकालना है, b का डायमेंशन निकालना है। सर v मतलब वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी का जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे LT-1 और T² इक्वल टू कितना है b, इसी को टाइम को T² किया है सर। ये T जाएगा जब ऊपर तो पावर कितना हो जाएगा -3, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो b का डायमेंशन है वो कितना होने वाला है LT का पावर -3, यानी LT का पावर -3, ये इसका सही आंसर होने वाला है। अब देख सकते हैं कैसे हुआ सर, जब इसको हम इक्विवेलेंट करेंगे, बराबर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या मिला हमको, जो v है = BT², v = BT², v/T² आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा सर। और यहाँ से हम कर सकते हैं LT-1 वेलोसिटी का हो गया डायमेंशन, और टाइम का T² ऊपर गया पावर -3, यानी ओवरऑल जो है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है उसका आंसर 4th होगा, चौथा होगा सही आंसर इसका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 कहता है रनर कवर्स सर्कुलर पाथ। बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम हलवा है। एगो रनर जो है, एगो धावक जो है r त्रिज्या के, मान लीजिए ये धावक को इसे गोले गोले दौड़ना है एकरा में, ठीक है, और ये जो है इसका त्रिज्या है r, इसको जो है एक चक्कर मारने में 40 सेकंड लगता है। 40 सेकंड में जो है लड़का एक चक्कर मार देता है। कह रहा है कि ये जो है 2 मिनट 20 सेकंड तक पूरा दौड़ा है, 2 मिनट 20 सेकंड तक पूरा दौड़ा जब ही, तो समझिए कैसे कैसे दौड़ा, 40 सेकंड में एक चक्कर मारता है। सर ये बताइए कि 2 मिनट 20 सेकंड में कै सेकंड होगा। सर 2 मिनट में हो गया 60 दूनी 120 और प्लस 20 बराबर कितना, 140 सेकंड। ये जो लड़का है टोटल 140 सेकंड दौड़ा है सर। अब देखिए जब 40 सेकंड हुआ तो एक राउंड मार के यहीं पहुंच गया,
80 सेकंड हुआ तो फिर यहीं पहुंच गया, 120 हुआ माने 40 3 बार जब दौड़ा तो 120 सेकंड में वापस यहीं पहुंच गया जहां शुरू किया था। लेकिन अब क्या कर रहा है, 140 माने 20 सेकंड आओ दौड़ेगा, जस्ट इसका कहीं सामने यहां पहुंचेगा। ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। सर जब इसको हम यहां से मिलाएंगे इसे डॉट 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 तो क्या देख सकते हैं, यहां से यहां आर और यहां से यहां आर, और आर प्लस आर मिला के इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, टोटल 2r, यानी जो लड़का है डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, 2r का। सर कैसे पता, डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ाए हैं, इनिशियल पॉइंट और जहां पहुंचेगा फाइनल पॉइंट उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो 140 सेकंड बाद यहीं पहुंचेगा, तो यहां से यहां का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल r प्लस आर इक्वल टू कितना, 2r। चलिए देख लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग, क्या कहता है, बॉडी स्टार्ट एट अ वेलोसिटी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको हम प्रीवियस वीडियो में करवा भी चुके हैं। एक बॉडी जो है, एक पिंड जो है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। सर जिस वेग से चलना शुरू करता है उसको यू से दिखाते हैं इनिशियल को, आगे एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो बताइए कि 10 सेकंड के बाद जो है इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यानी टाइम जब हमारा 10 सेकंड है तो हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी पता करना है, यानी v इक्वल टू वाट पता करना है। हम लोग पढ़े हुए सर v का जो फॉर्मूला होता है एकदम आसान वाला होता है, u प्लस at, u के जगह पर हो गया सर 20, a दिया हुआ है कितना 2 और t कितना दिया हुआ है 10, तो हो जाएगा 20 और प्लस कितना 20 इक्वल टू कितना 40, यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड सही आंसर है। जिसका क्वेश्चन है इसका बहुत सारा आंसर गलत भी है, अब देख सकते हैं टिक मारा हुआ गलत आंसर था पहले से, ये हमारा 40 मीटर पर सेकंड जो है सही आंसर होने वाला है। ठीक है, देख सकते हैं इक्वेशन का यूज किया हम। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम लोग बात करना है और एरिया का पता करना है। सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, मान लीजिए वेलोसिटी बता रहा है, टाइम बता रहा है, तो ये जो एरिया कवर करेगा, जो एरिया कवर करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको हम बता दें, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेलोसिटी इक्वल टू होता है सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ये है तो वेलोसिटी इनटू टाइम जो है सर वो इक्वल टू क्या हमको देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। यानी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया मिलेगा, एरिया मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या देगा हमको, विस्थापन देने वाला है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट देने वाला है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, आराम से देख लीजिए। ये सारा क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 2 कार्स यानी 2 कार है, दोनों दौड़ रहा है, रन कर रहा है सर, दोनों का वेलोसिटी भी देवल है। ए का देवल है, मान लीजिए VA दौड़ रहा है सर 60 किलोमीटर पर आवर से, और जो आपका VB दौड़ रहा है वो है 45 से, दूसरा का कार दौड़ रहा है 45 किलोमीटर पर आवर से। सर आगे चल के कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट लाया है, रिलेटिव वेलोसिटी कहा है, रिलेटिव में दुएं कहानी होता है सर, या तो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, चाहे दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में होता है तो उसको हम लोग घटा देते हैं और अपोजिट वाला को जोड़ देते हैं। सर कैसे पढ़े थे, कैसे समझाए थे, याद करो। एक गाड़ी जा रहा है 60 से और उन्हों से आ रहा है 60 से, सामने से एकदम सन से पार हो जाता है दोनों, क्या है दोनों की स्पीड जोड़ा के 120 कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए का बी के रिस्पेक्ट पता करना है, इफ बोथ आर मूविंग ईस्टवार्ड, दोनों पूर्वे भाग रहा है, दोनों पूर्वे भाग रहा है, दोनों ईस्टवार्डे चल रहा है। जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलेगा, ईस्ट में ही चलेगा, सब डायरेक्शन सेम होगा, तो आप बोले घटा दो, तो हम VAB अगर निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं, तो सर कैसे निकालेंगे, VA माइनस VB, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 60 माइनस 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जब दोनों को रिलेट करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, अगर यही अपोजिट कहता तो अपोजिट दोनों को जोड़ देते तब 105 आता, 60 प्लस 45 कितना आता, 105, अपोजिट देता तब। चलिए यही हिंदी में था, 2 कार इतना इतना से चलेगा, बात बहुत इजी है, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में समझ सकते हैं, इजी क्वेश्चन था। 9 नंबर क्या कहता है सर कि अ पार्टिकल मूव्स, यानी कि जो कण है एक समान वेग से गतिमान है, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। Which of the following statement about the motion of a particle is true? इसमें से कौन सा सही है? आपको बता दें, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो इनिशियल भी मान लीजिए u ही है और फाइनल भी कितना है, u ही है, यानी u और भी दोनों बराबर है। कैसे कहा कि दोनों यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी में कहता है, एक्सेलरेशन में क्या कहता है सर, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा है। जब इसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इट्स एक्सेलरेशन इस कितना हो जाएगा, 0, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 का है कि सर एक्सेलरेशन कहता है v माइनस u बटा t, माने चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसमें से मेरा स्टेटमेंट कौन सा सही है कि इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कहता है सर,
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इन इज अ केस ऑफ मोशन विथ, कह रहा है कि निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है। जब किसी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल करवाते हैं, सर फ्री फॉल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी के साथ साथ जो है वो नीचे गिर रहा है या अपवर्ड मोशन कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा ग्रेविटी के साथ साथ नीचे गिरेगा, लेकिन क्या कर रहा है, वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब सर कोई अलग फैक्टर नहीं है जो उस पर इफेक्ट लगाएगा, जो उस पर असर दिखा सकता है। उस केस में क्या होता है, उस केस में बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग छोटका जी से दिखाते हैं, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, उससे जो है वो बॉडी नीचे गिरेगा। यानी उसी फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि जब फ्री फॉल होगा तो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से यानी जी की वैल्यू से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आराम से नीचे गिरेगा। यही इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, समझेंगे इसको हम लोग। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, एक बॉडी जो है दो पॉइंट मान लीजिए, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए से चलना शुरू करता है सर, ठीक है, और वो जो है ट्रेवल टू पॉइंट बी तक जाता है। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है सर, 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर चलता है और वापस है ए पर आ जाता है। यहाँ से यहाँ गया और घूर फिर के वापस जो यहीं पहुंच गया। ठीक है, तो कह रहा है इफ ही टेक्स 1 आवर, ऐसा करने में इतना लेजी आदमी था, 1.5 किलोमीटर जाके आने में इसको जो 1 घंटा लग गया, तो बताइए एवरेज कितना होगा। सर समय चाहे कितना लगे मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब है एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज आपने पढ़ा है कि कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा और टोटल कितना टाइम लगेगा उसको। सवाल ये है सर कि जब एवरेज वेलोसिटी आप निकाल रहे थे तो बात है वेलोसिटी का, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का दूरी। सर इनिशियल भी यही था और ये बेचारा किया क्या ना कि घूम फिर के फाइनल उसका यहीं हो गया, यहीं गया वापस यहीं आ गया, इनिशियल भी वहीं फाइनल भी वहीं, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो 0 बटा कुछ करेंगे तो आंसर क्या जाएगा इसका 0। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0। इसका एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 हिंदी में क्वेश्चन आप देख लेंगे, बहुत आसान है। ऐसा नहीं सर कि हिंदी इंग्लिश में बहुत ज्यादा कुछ चेंज होने वाला है सर, सेम फैक्टर होता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सा जो है स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सीधा जो है क्वेश्चन में घुमा के पूछ दिया है। अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश कौन सा है आपको बता दे। टेम्परेचर जो है वो अदिश है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी अदिश है, चार्ज भी आपका अदिश है, लेकिन जो इम्पल्स है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा इम्पल्स। इम्पल्स यानी कि आवेग जो है सर हमारा वो सदिश राशि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड। कह रहा है कि बॉडी जो है सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। एक बॉडी जो है सर्कल में सर्कुलर पाथ में रेडियस आर वाले में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो इसमें क्या क्या होगा। तो पहला कहता है हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन, दूसरा हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, हैज नो एक्सेलरेशन और हैज एन आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन। ये इसका सही आंसर है कि जब बॉडी जो है एक नियत वेग से, एक कांस्टेंट वेग से, एक समान चाल से जब वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो क्या होता है। सोचने वाला बात है, ये अंदर की तरफ जो है या आपका इनवर्ड जो है वो एक्सेलरेशन दिखाता है। कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं होगा क्योंकि घूम रहा है, और जब ये घूमेगा तो आप देख सकते हैं कि सर ये हर एक पार्ट पर जैसे यहाँ पे जाएगा यहाँ पे जाएगा, तो ये बार बार वेरी करेगा, चेंज करेगा। नो एक्सेलरेशन का बातें नहीं, एक्सेलरेट तो करबे करेगा, और आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन में नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा इनवर्ड एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है कि त्वरण अंदर की ओर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान इसमें से कौन सा जो है वो कांस्टेंट होता है। ये थोड़ा समझने वाला है, इसमें आपको समय देना पड़ेगा, बढ़िया से खाली समझिएगा। इनमें से कौन सा जो है नियत रहता है। सर प्रोजेक्टाइल का कहानी कुछ ऐसा ही चलता है। प्रोजेक्टाइल में ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से फेंकें, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस के अलोंग ही मोशन करता है, एक्स के अलोंग भी वाई के अलोंग भी। आप देख सकते हैं बॉडी यहाँ से धीरे धीरे जा रहा है, यहाँ जैसे पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पर, जब पहुंच जाएगा सर मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंच जाएगा उसके बाद ही नीचे गिरना शुरू कर देता है। यहाँ पे दो तरह का कहानी आता है सर, एक आता है एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा आता है वाई एक्सिस के अलोंग। आप देख सकते हैं कि वाई वाला जो वैल्यू है
वो धीरे धीरे बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उसका वैल्यू पहले राइज किया फिर फॉल कर रहा है, डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन जो आपका ई वाला एलिमेंट है, जो आपका जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, कौन सा नियत हो जाता है, नहीं बदलता है। तो इसका जो क्षैतिज घटक है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सर, ई नहीं बदलता है, ई यहाँ के बाद जो है सिर्फ ये इसी एरिया में आ रहा है, ये बदल रहा है, वाई वाला ऐसे गया फिर कम हुआ, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है एक्स में, क्योंकि जहां तक गया था वहां से नीचे गिर जाएगा सिर्फ। तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट हो जाता है। एक और क्वेश्चन आगे पूछेगा, इसी में सैंपल में पूछा है कि बताइए कि इसके और इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है जब मैक्सिमम पे होता है। जब मैक्सिमम पे होता है यहाँ, और नीचे लग रहा है जी, एक्सेलरेशन से खींच रहा है, और यहाँ से वेलोसिटी डाउन होना शुरू हुआ है, तो इसके बीच में जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। याद रखेंगे, सेम क्वेश्चन आगे पूछा हुआ है कि ये इसके और इसके बीच में जब बॉडी डाउन करेगा, फॉल करेगा, फ्री फॉल करेगा मैक्सिमम हाइट से, तो कितना डिग्री एंगल बनाता है, 0 बनाता है। इसका आंसर क्या है आपका कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है कांस्टेंट हो जाता है, क्षैतिज घटक जो है इसका कांस्टेंट हो जाता है। सर आगे आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है इफ a प्लस बी और a माइनस बी देन एंगल बिटवीन a एंड b विल बी, क्या होगा, दोनों के बीच का कोण क्या होगा। थोड़ा सा समझना है सर, इसको थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है ये, देखेंगे ध्यान से आप। कह रहा है a प्लस बी, और इधर हम ले लेते हैं सर, मान लीजिए a माइनस बी, इसके बीच के एंगल वो पता करना है हम लोग को। सर अब एंगल कैसे पता करेंगे, तो मान लीजिए हम लोग करते क्या है ना कि a प्लस बी आप लोग पढ़े होंगे, और इसको हम 2 बार गुना कर लेते हैं, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, और इसी का डॉट प्रोडक्ट कितना सर, a प्लस बी। और इधर आ जाइए, a माइनस बी के लिए कह रहा है सर a माइनस बी, और इसी का डॉट प्रोडक्ट करते कितना, a माइनस बी। बढ़िया से देखेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आसान है। गुना करिए तो इसको एक बार थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी जल्दी देखिए ध्यान से। सर a से एक बार a में करेंगे तो हो जाएगा a डॉट a प्लस, फिर a से करेंगे किस में, b में, तो क्या हो जाता है a डॉट b प्लस, फिर b से करेंगे a में, क्या मिलेगा सर b डॉट a, और प्लस b से करेंगे किस में, b में, तो क्या मिलेगा हम लोग को b डॉट b। ये हो गया इधर प्लस वाले का। इधर आइए, a और करेंगे a में, तो क्या मिलेगा सर यहाँ पे a डॉट a से करेंगे b में, तो क्या हो जाएगा सर ये a डॉट a मिला था हम लोग को, और a पर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस a डॉट कितना b। उसके बाद सर हम लोग बाहर में क्या है, माइनस का साइन हो जा रहा है, ये माइनस था ना, ये माइनस था सर, तो ये माइनस ना हो जाएगा, माइनस ए बी हो गया, एक बार ए और एक बार ए से बी माइनस में, फिर आइए माइनस से गुना करेंगे इसमें, ये फिर हो जाएगा सर कितना, माइनस बी ए, और लास्ट में कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना, प्लस कितना, तो बी डॉट बी। किए क्या है सर, इतना से कर क्या रहा है, खाली गुना कर रहे हैं। देखिए कैसे कैसे, ए से ए में ए से बी में ए बी से ए में बी से बी में बी। यहाँ आइए सर, ए से ए में ए से बी में, तो माइनस में था तो माइनस लगा दिए हैं, कुछ किए नहीं है, बहुत सिंपल सा बात है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे आप। सर a इंटू ए यहाँ हो गया, और यहाँ भी a इंटू ए कैंसिल कर दीजिए इसको, b इंटू बी यहाँ भी b इंटू बी यहाँ भी क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। यहाँ मिला सर a b प्लस a b, इसको डॉट प्रोडक्ट में आप पढ़े हैं कि जो है ये इसके क्रम को बदल सकते हैं, क्रम विनिमय होता है इसमें, यानी ए बी, इसको भी हम bA को a b लिख सकते हैं सर, a b प्लस a b कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। इधर आइए, इसमें भी हो जाएगा माइनस ए बी, और माइनस ए बी कितना, माइनस 2ab। इसके क्रम को यहाँ भी बदल सकते हैं, bA को a b लिखा जा सकता है, डॉट में होता है। अब देख सकते हैं यहाँ भी ए बी और यहाँ भी ए बी है। जब इसको हम इधर ले आएंगे एक साथ, इसके बाद हम यहाँ बता रहे हैं, थोड़ा सा जगह का दिख, यहाँ से यहाँ बता रहे हैं, 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा सर, तो 2ab और प्लस 2ab बराबर कितना हो जाएगा, 0, यानी 4ab जो है डॉट प्रोडक्ट था, डॉट है बीच में, डॉट है बराबर कितना, 0। 4 सर इसको जब हम बनाएंगे, डॉट को हटाएंगे तो ab और कौन सा थीटा आ जाएगा, cos थीटा बराबर कितना, 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसको कंपेयर करेंगे सर। अगर हम देखें यहाँ से ए बी जो है 4 तो तुम्हारा हो जाएगा, उधर 0 हो जाएगा, बराबर कितना है, cos थीटा के फॉर्म में। और अगर देखा जाए cos थीटा के फॉर्म में इसको जब कंपेयर करेंगे तो cos थीटा बराबर 0, और cos थीटा बराबर 0 कब होता है, जब cos का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री। यानी कि यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तब जो है ये दोनों क्या होगा हमारा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, बराबर होगा। इसका सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर 4 है, कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ये दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा। cos 90 का वैल्यू कितना होता है सर, 0 होता है, और 0 आएगा जब ये और ये को हम कंपेयर करके बराबर करें। कि ये क्या है सर, आप अब देख सकते हैं, एक बार हमने प्लस वाले को, एक बार माइनस वाले को, 2 बार सिर्फ लिख के गुना कर दिए हैं, और जब कंपेयर किए 4ab में क्या इक्वल टू 0 है, तो सारा टर्म 0 हो जाएगा उधर जाने के बाद, और जब cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 90 डिग्री। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर। इसमें से कौन सा जो है वो नल वेक्टर का प्रॉपर्टी नहीं है। सर एक बार ये बताइए सबसे पहले हम लोग को कि नल वेक्टर यानी कि शून्य सदिश होता है, क्या नाम है, शून्य यानी कि नल, और नल माने होता है जीरो वेक्टर।
कौन सा जीरो वेक्टर का नहीं है? आप खुद सोच सकते हैं a प्लस जीरो, a सही है, प्लस है ना बीच में। आगे देखते हैं हम लोग, लेमडा जो है जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो देना भी सही बता रहा है, लेकिन जीरो जो है टर्म वो a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सर जीरो है तो ये जीरो कर देगा मल्टीप्लाई होने के बाद टर्म को, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं है, इसका सही आंसर है कि ये जो है नहीं होने वाला है। ठीक है, बस समझिए बढ़िया से, a माइनस ए जीरो सही बता रहा है, a प्लस जीरो, a में जीरो जोड़ेंगे तो a बचेगा, ये भी सही बता रहा है। लेमडा इंटू जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो कर देगा, जीरो कहाँ, जहाँ लेमडा क्या स्केलर क्वांटिटी, चलो ये भी ठीक है, लेकिन जब हम जीरो से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो होना चाहिए, लेकिन a दे रहा है जो कि गलत है, यानी ये जो मेरा प्रॉपर्टी है वो नल वेक्टर का नहीं शो कर रहा है, नॉट कर रहा है, नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर 16 हो जाएगा, 16 का तीसरा। 17 नंबर क्या कहता है सर कि इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन, तो बताइए किए थे, अभी आपको बोलबे किए थे हम कि जब मैक्सिमम पे बात करेंगे ना, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पे, यहाँ पे, तो यहाँ और यहाँ इसके बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। किसी किसी बीच में वेलोसिटी यानी कि जो v है और कौन सा एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन जो नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो छोटका g है, कहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे जो है वो इसके बीच में कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है सर, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अब केंद्रीय बल का बात करने वाला है सर, कहाँ पे अभी केंद्रीय बल, वृत्तीय गति से गुजरने वाले किसी पिंड पर लगने वाला अभी केंद्रीय बल क्या है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स अंडर गोइंग सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए जो है हमारा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या वैल्यू होने वाला है, इसको देखना है। हम लोग जानते हैं सर जो वेलोसिटी का वैल्यू होता है वो होता है ओमेगा इंटू आर, ये हम लोग पढ़े हुए सर्कुलर के लिए, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के लिए। आगे कह रहा है कि हम लोग बात करना है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ठीक है ना, तो फोर्स इक्वल टू एक्चुअली हम लोग जानते होता है सर एम वी स्क्वायर बाई आर, तो अगर वैल्यू बैठाएंगे m के बाद v के जगह पर कितना, तो ओमेगा इंटू आर का होल स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा सर r, यानी ओमेगा का स्क्वायर r का स्क्वायर बाई कितना r, और जब हम एगो r से एगो r को जो है यहाँ पे कुर्बान कर देंगे, एगो r बच जाएगा, मिला कुछ ऐसा m ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना r, इसका सही आंसर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, यानी जो पहला ऑप्शन हमारा वही सही है। देख सकते हैं कैसे, पहले वेलोसिटी मिला फिर फोर्स निकालेंगे, और आप लोग पढ़े हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, इस पे बैठा देंगे सर आराम से बन जाएगा एकदम धीरे धीरे स्लो। आते क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच न्यूटन्स लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, न्यूटन्स के सेकंड लॉ को ही जो है वो रियल लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ जो है वो आप लोग पढ़े हैं क्या होता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, थर्ड लॉ को हम लोग एक्शन रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन सेकंड लॉ जो है वो कहता है कि फोर्स अप्लाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, चेंज इन मोमेंटम का, यानी डीपी बाई डी टी का, जो कि रियल लॉ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 20 जो है मेरा कह रहा है 20 कह रहा है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय y इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो बताइए कि फोर्स एक्टिंग क्या होने वाला है, थोड़ा सा समझिएगा इसको आप, ठीक है, समझने वाला है। यहाँ हम डिफरेंशिएशन लगाने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेलोसिटी का, वेलोसिटी का था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी कि dy बटा dt, dy बटा dt पहले निकाल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे d बाई dt लिख दिए, और y का वैल्यू कितना है सर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। आप लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बगल में लिखना, देखिएगा ब्लू रंग से, एक्स एन जब रहता है एक्स का पावर एन माइनस 1, इस तरह से करते हैं इसको डिफरेंशिएशन, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, समझिएगा। जब इसको करेंगे डिफरेंशिएट सर टी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ सिर्फ u बच जाएगा dy बाई डी टी में, यहाँ क्या बच गया, सिर्फ हमारा u बच गया, और यहाँ पे करेंगे सर 1/2 इंटू जी, जब t का स्क्वायर है इसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे क्या मिलेगा 2t, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मिला कुछ ऐसा u प्लस कितना g गुना t, u प्लस gt मिला। अब इसी को जो है इसका हम एक्सेलरेशन का जब बात करेंगे, जब इसको हम एक्सेलरेशन का बात करेंगे, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, बात करते हैं सर फोर्स के लिए, जब आप बोलेंगे इसको एक्सेलरेशन के लिए बात करेंगे, इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कहता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी जब यहाँ dv बाई dt का बात करेंगे, dv बाई dt का बात करेंगे तो d, और जब बात करेंगे इसको, जब इसको इंडिकेट करेंगे सर u प्लस dt को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप करिएगा तो u जो है वो 0 हो जाएगा, और टाइम का टाइम खत्म क्या बचेगा सिर्फ g, यानी यहाँ से जब इसको हम करेंगे कंपेयर, तो जो dv बाई dt हमको जो एक्सेलरेशन देगा वो किसके बराबर आ रहा है, a बराबर g के बराबर आ जा रहा है, a बराबर कितना g, जब a बराबर g आ जाएगा तो f बराबर होता है ma, यानी f बराबर कितना हो जाएगा, a के जगह पर कितना हम लोग यूज करेंगे g का, यानी f इक्वल टू कितना हो जाएगा mg, और f इक्वल टू जो mg, इसका जो mg है वही इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, पहले वेलोसिटी निकाले हैं फिर एक्सेलरेशन निकाले हैं, और एक्सेलरेशन के यानी त्वरण के जो मान है उसी त्वरण के मान को यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए हैं, और मिल गया f बराबर कितना mg। क्वेश्चन नंबर सर 21 क्या है, 21 कहता है अ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम, किसी लंबे बड़े फोर्स को
किसी क्रियाशील बल को, लंबे समय के आरोपित बल को अगर हम किसी कम समय के लिए लगाते हैं किसी बड़े बल को तो क्या होता है। जैसे आपको क्रिकेट का एग्जांपल आपको समझाया गया था, बॉलर बॉल को फेंकता है और बैट्समैन बहुत इंस्टेंट टाइम के लिए बॉल को हिट करता है और बॉल में ड्रास्टिक चेंज आ लेता है और इसी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। यानी इंपल्स क्या है, तो इंपल्स मतलब आप पढ़ा है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। इन्हें से फेंके जितना स्पीड से, उन्हें से मार दिया ज्यादा स्पीड से, यानी मोमेंटम में बदलाव हुआ और वही इंपल्स कहलाता है। तो कहता है क्या कि इंपल्स क्या होगा, आवेग क्या है, तो आवेग जो है उसके मोमेंटम में बदलाव ला देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में क्या कह रहा है, अ कॉर्क ऑफ मास m 10 ग्राम, जो मास उसका कितना है 10 ग्राम है कॉर्क का, और फ्लोट कर रहा है। माने मान लीजिए कंटेनर में इस तरह से पानी भरा हुआ है और इसमें जो है कॉर्क एक तैर रहा है जिसका मास कितना है 10 ग्राम का, किस तरह से तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो बताइए कि उस पर टोटल जो है वो नेट फोर्स कितना लग रहा है। सवाल है सर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इसके लिए समझना पड़ेगा। अगर नेट फोर्स नीचे अगर लग रहा है r, यहाँ लग रहा है mg, अगर mg ज्यादा होता, क्योंकि आप लोग पढ़े कोई भी वस्तु तभी तैर पाता है जब वो वस्तु पे ऊपर से फोर्स लगाता है नीचे नॉर्मल रिएक्शन का और उसके ऊपर नीचे से भी फोर्स लगता है। तो यहाँ पर क्योंकि वाटर है, पानी है, तो नीचे से जो है वो आप लोग पढ़े होंगे उत्प्लावन बल लगाता है, फोर्स ऑफ बुयांसी, बुएंट फोर्स लगाता है। तो जब ये दोनों का वैल्यू जब बराबर हो जाएगा तो बीच में इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। सर जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ऊपर से लग रहा है नीचे ज्यादा तो नीचे डूब जाएगा, अगर नीचे से लगेगा ऊपर ऊपर तो क्या होगा, ऊपर निकल जाएगा। तैर कैसे रहा है, फ्लोट कैसे कर रहा है सरफेस पर, जब ऊपर और नीचे से बराबर बराबर लग रहा है, जब नेट फोर्स बराबर रहेगा यानी उस पर लगने वाला नेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो लगेगा तब वो तैरेगा, दोनों में से कोई बड़ा होगा तो चाहे डूब जाएगा चाहे ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है सर, रोलिंग फ्रिक्शन इज, रोलिंग फ्रिक्शन जो है आपका लोटनी घर्षण कहते हैं ना, लोटनी घर्षण कहाँ गया, लोटनी घर्षण लोटता है सर, गोल गोल ढलगलाता है। लोटनी घर्षण क्या होता है सर, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस होता है, कम होता है। स्लाइडिंग में हम लोग घसीटना पड़ता है, खींचना पड़ता है। कोई को बोरा के रख के खींचना जो है, ट्रॉली बैग को खींचना रगड़ के घसीटना आसान है कि उसमें चक्का लगा के उसको ढलगाना आसान है। तो सर रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो इजी होता है, यानी वो क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस होता है, यानी लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, अब बुलेट ऑफ मास समझिएगा कितना 40 ग्राम। तो मान लीजिए बुलेट का जो मास है m1 वो कितना है सर, 40 ग्राम है। ग्राम को बदल लेते हैं केजी में, 1000 से इसको भाग दे देते हैं सर, तो 0 0 उड़ा दिए, मिला कुछ ऐसा 0.04 kg। आगे इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 8 kg, यहाँ पे बुलेट है, क्या है, गोली है m2, कितना है इसका 8 kg दिया हुआ, विथ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड। अब बुलेट जो फायर किए हैं गन से उसका जो वेलोसिटी है सर इसका, यानी v1 है वो कितना है 800 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको जो बताना है कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन यानी v2 क्या होगा, कितना वेलोसिटी से गोलियां झटका मारेगा, पीछे झटका निकालना, क्योंकि सर पीछे की तरफ मारेगा, आंसर माइनस में आएगा, कंफर्म हो जाइए। अब आगे चेक करते हैं इसका फॉर्मूला कौन सा, आपने पढ़ा होगा चेंज इन मोमेंटम में, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब जितना इनिशियल उतना ही फाइनल, जितना इनिशियल का मतलब m1 v1 बराबर कितना m2 v2। इसे आपको सॉल्व करेंगे, m1 हो गया सर कितना, तो 0.04 और इनटू v1 कितना हो गया सर 800 बराबर m2 कितना है, m2 है सर 8 kg और इनटू v2 नहीं पता सर, निकालना है। सॉल्व करेंगे इसको तो मिलेगा सर कुछ ऐसा कि 0.04 इंटू 800 और बाई ये मल्टीप्लाई से आ जाएगा नीचे डिवाइड में 8 और बराबर कितना मिल जाएगा सर v2। सॉल्व करेंगे, 10 मतलब हटाएंगे, 2 यहाँ पर शून्य शून्य बैठाएंगे, 800 से 800 कट गया, v2 कितना मिला सर 4, यानी फोर्स मिलेगा इसका आपका मीटर पर सेकंड, लेकिन माइनस में सर क्यों, क्योंकि वो पीछे की तरफ रिकॉइल फोर्स मार रहा है और रिकॉइल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होता है, गोली चलेगा आगे झटका मारेगा पीछे, आंसर क्या आएगा माइनस में। देख लीजिए कितना आंसर आएगा। चेंज इन जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसके फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया ना, ये 25 का कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m कहाँ है, फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ है, एकदम समतल चिकन चाकन जगह पर रख दिया है फ्लैट सरफेस पे, ठीक है, ब्लॉक है, मास कितना है इसका m मास का है। आगे कह रहा है अ फोर्स इज अप्लाइड टू मूव पैरेलल टू द सरफेस, फोर्स लगा रहे हैं इसको इसके पैरेलल चलवाना है, तो बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है F डेवलप्स किसके प्रोपोर्शनल होगा। आप लोग जो है पढ़े होंगे वो बात ई है सर F बराबर होता है म्यू इनटू R, यहाँ पर जो ऊपर लगेगा R नीचे कितना लगेगा mg, m मास होता है, g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर यहाँ पर अगर हम बोला जाए F बराबर म्यू और R के मान कितना हो जाएगा mg। अब देखिए सर यहाँ पे चेक करिए तो जो म्यू है ये भी क्या है, कोफिशिएंट है, नियतांक है, g क्या है फिक्स होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस क्या गया है वो m, यानी F प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा m का, यानी मास ऑफ बॉडी का, यानी मास ऑफ बॉडी इसका सही आंसर हो जाएगा मास ऑफ बॉडी। ठीक है, 25 का आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, अ बॉडी इज बीइंग रेज्ड टू हाइट h फ्रॉम, समझिएगा थोड़ा सा इसको कहानी कि एक बॉडी को h हाइट तक ऊपर उठाना है, मान लीजिए जगह है, जमीन है, यहाँ से h हाइट तक ऊपर उठाना है, ठीक है,
सरफेस। व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन? वर्क डन, एक बार फोर्स निकाल रहे हैं और एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, वर्क डन क्या होगा? बढ़िया समझिए, बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं, ये बताइए कि ग्रेविटी आपको कहाँ लेके जाता है? तो जब बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं, हम एच हाइट पर लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन W बराबर का होता है एफ एस और कॉस थीटा। हम फोर्स भी लगा रहे हैं ऊपर और बॉडी भी कहाँ जा रहा है? ऊपर, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में हो रहा है। तो उस केस में मेरा जो एंगल बनेगा 0 डिग्री का, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी उस केस में हमको एफ और एस जो पॉजिटिव मिलेगा, शुरू वाला पॉजिटिव मिलेगा। आगे कह रहा है क्या कि ग्रेविटेशनल क्या होगा? हाँ सर, हम लेके जा रहे हैं ऊपर, लेकिन ग्रेविटी कहाँ खींच रहा है? उसको नीचे, यानी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं कहाँ? ऊपर। ग्रेविटी कहाँ खींच रहा है? नीचे, यानी एकदम सीधा सीधा इसे एंगल बन रहा है, और सीधा सीधा बनता है 180, और कॉस 180 का मान -1 होता है, और जब निगेटिव लेंगे तो आपको एक बार निगेटिव देगा। जब बात करेंगे अप्लाइड फोर्स का तो पॉजिटिव, और जब बात करेंगे ग्रेविटेशनल क्या देगा हमको? निगेटिव। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, यानी पॉजिटिव निगेटिव देगा। एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। पॉजिटिव कब देगा सर? जब बनाएगा 0 डिग्री का एंगल, यानी सेम डायरेक्शन दोनों जाएगा तब, और नेगेटिव कब जाएगा? ऊपर हो जाएगा नीचे। ठीक है, इसका देख लेंगे, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था ये। 27 क्या कह रहा है सर? द वर्क परफॉर्म ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, जो वर्क है वो किस पे डिपेंड नहीं करता सर? सबसे पहला बात है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर? एफ एस कॉस थीटा। एफ मतलब फोर्स पे तो करबे करता है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट पे तो करबे करता है, और कॉस थीटा मतलब दोनों के बीच के एंगल पे तो करबे करता है, यानी डिस्प्लेसमेंट पे करता है, फोर्स पे करता है, एंगल पे भी करता है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इस पे डज नॉट करता है, निर्भर नहीं करता है, तो इनिशियल वेलोसिटी पे निर्भर नहीं करता है। इसका सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। 28 क्या है सर? 28 कह रहा है फॉर मूविंग पार्टिकल, यानी कि गतिशील कण जो है जिसका द्रव्यमान कितना है? m है, और जिसका संवेग कितना है? p है। हम सब जानते हैं सर कि p बराबर कितना होता है? m भी होता है। आगे, हैविंग द मोमेंटम p विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब, इसमें सही कौन सा है? इट क्वेश्चन जो बता रहे हैं बढ़िया सुनिएगा, ये 2-3 क्वेश्चन को जोड़ता है एक साथ। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बताइए काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, तब वो यह फॉर्मूला काम करेगा, तब भी यही ऑप्शन काम करेगा। वहां भी आप लोग पढ़े हुए काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू होता है सर हाफ mv²। अगर आप इसको ऊपर और नीचे ऐसे m से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा देख लीजिए एक बार। जैसे करेंगे सर मिलेगा कुछ ऐसा, ऊपर मिल गया m गुना m, यानी m² v² बटा कितना? 2m। इसको सहियार दीजिए एक साथ, क्या मिल जाएगा? mv का होल स्क्वायर बटा कितना? 2m। और सहियार दीजिए, mv किसका वैल्यू होता है सर? mv होता है किसका? p का, यानी कितना मिलेगा? p² बटा 2m। यही रिलेशन होता है दोनों के लिए, ke में p²/2m, p²/2m। कहाँ है ऑप्शन? p²/2m, यही तो है पहला ऑप्शन, यही होगा p²/2m के बराबर होता है। देखिए यही रिलेशन है, p²/2m। क्वेश्चन अगर ये पूछे या ये पूछ दे कि काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, तो भी आपको यही टिक करना है, ठीक है, जो दिया हुआ है वहां पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 29 क्या कह रहा है सर? अ बॉडी ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग एट द हाइट ऑफ h, बॉडी का मास m कितना है सर? 10 kg, हाइट कितना लेके जाना है? 2 मीटर, h बराबर 2 मीटर, और यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है, यानी इसका वेलोसिटी दिया हुआ कितना? 2 मीटर पर सेकंड का। टोटल एनर्जी निकाली सर। टोटल एनर्जी का मतलब हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी और प्लस हो जाएगा सर, क्योंकि इसको हम ऊपर में मोशन भी करा रहे हैं, वेलोसिटी भी है इसके पास, तो क्या बोलते हैं उसको? काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ कौन सा एनर्जी होता है जी हम लोग का? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक का फॉर्मूला हो गया सर हाफ mv², और पोटेंशियल का हो जाता है सर mgh। आप लोग पढ़वे ना किए हैं, ऊपर मोशन करेगा तो mgh आ जाएगा, गुना भाग करिए, वैल्यू बैठाइए तो 1/2 हो गया। m का वैल्यू कितना दे, देखिए ना यहाँ पर 10, और भी कितना दिया हुआ है? 2 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, प्लस m दिया हुआ है सर 10, g 9.8, और हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट ऑफ 2 मीटर का, तो यहाँ पे 2 हो गया। सॉल्व करेंगे इसको सर, दूसरे मान लीजिए करके कितना बार में? 5 बार में, तो 5 और 20 का मतलब कितना हो गया? गुना 4, 20 हो गया, प्लस यहाँ आइए 10 हटा 0 बैठा 0 उड़ा दीजिए, 98 गुना 2 कितना होता है बताइए तब? 196, तो 196 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 20, 20 प्लस 196 कितना हो जाएगा? 216, 216 जूल। टोटल एनर्जी से 216 जूल हो जाएगा। इसका सही आंसर यही है, 216 जूल। कैसे निकाले सर? दोनों को जोड़ दिए खाली, ठीक है। थोड़ा समझेंगे बाबू, थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं, समय कम है, हम चाहते हैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता दिया जाए, इसलिए आप कंसेप्ट को समझेंगे, आपको समय लगे समझने में दिक्कत हो, वीडियो को थोड़ा स्लो कर ले, थोड़ा फास्ट कर ले, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रुक के समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आगे क्वेश्चन में, हमने कहा 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज अ यूनिट ऑफ पावर, इसमें से पावर का मात्रक से एकदम आसान तो है, वाट तो होता है, पावर का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है?
मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या कह रहा है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम आघूर्ण क्या कहलाता है सर? रेखीय संवेग का। तो रेखीय संवेग का जो है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, इसको हम लोग कोणीय संवेग कहते हैं, ठीक है ना। रेखीय संवेग का जो आघूर्ण है वो क्या कहलाता है? कोणीय संवेग, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। सर बहुत आसान सा बात, इसको ध्यान रखेंगे। टॉर्क तो बल होता है जो गोल गोल घुमा देता है, आप लोग पढ़े होंगे, फोर्स एक्टिंग, जो लगा के ऑब्जेक्ट को टॉर्क घुमा दे। 32 क्या कह रहा है सर? A particle performing uniform circular motion has an angular momentum L. If its angular frequency is doubled and its kinetic energy halved, then the new angular momentum is। थोड़ा सा समझने वाला है इसका, ऐसे आपको हम आंसर बता दें कि इसका जो आंसर होगा सर वो L/4 होगा। जैसे ही डबल करते हैं ये 4 टाइम्स कम हो जाता है। फिर समझिए क्या कर रहे हैं हम, जब एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण का कोणीय संवेग L होता है, कोणीय संवेग L है, यदि उसके कोणीय आवृत्ति को दुगनी कर दी जाए, कोणीय आवृत्ति यानी ओमेगा जो है उसमें चेंज लाते हैं तो, और उसकी गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाए, उसका जो एनर्जी है काइनेटिक उसको आधा कर देंगे, तो क्या होगा? नया कोणीय संवेग क्या होगा? नया जो कोणीय संवेग होता है वो 4 गुना कम हो जाता है, उसमें चेंज आ जाता है कितना? वो 4 टाइम्स कम हो जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है सर? The velocity of center of mass of the system remains constant if the total external force acting on the system is। कह रहा है, एक बार फिर समझिए, किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है, किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है यदि निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल क्या होगा? जब किसी द्रव्यमान पर यानी किसी मास पर लगने वाला टोटल अगर बाह्य फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो जाएगा तो उस केस में जो है वो जो बॉडी है उसका वेग क्या रहेगा? आपका नियत रहेगा। जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स में कोई चेंज ना हो तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाता है, ठीक है। यानी कि इस केस में कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। 34 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। दोनों के क्या कहते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन, आप लोग पढ़े होंगे, इसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। टॉर्क जो होता है, टाउ जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। ये एक तरह का रोटेशनल फोर्स होता है जो एंगुलर एक्सेलरेशन का, नॉर्मल केस में बात करेंगे सर F बराबर होता है m × a। F मतलब मास, यही मास यहाँ क्या बन जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यही एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या बन जाता है? अल्फा, यानी क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये दोनों के गुना को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। यानी ये क्या बनेगा आपका? I × अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये दोनों का जो गुना है, जो प्रोडक्ट है, वो क्या कहलाता है? हमारा टॉर्क कहलाता है, टाउ कहलाता है। इसे जड़त्व आघूर्ण भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण कोणीय त्वरण में जो है बल आघूर्ण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है सर? 35 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड द रेडियस r क्या होगा? इसको आप याद कर लेंगे सर, 2/5 mr² होता है। 2/5 mr² होता है क्या? जब एक ठोस गोला का द्रव्यमान दिया रहता है, m रहेगा, त्रिज्या r है, तो जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो ठोस गोला का त्रिज्या अगर r है, मास अगर m है, तो जड़त्व आघूर्ण उसका जो है सर 2/5 mr² होता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। सर 36 क्या कह रहा है? वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो एकदम आसान है, F.S से दिखाते हैं, डॉट हटेगा cos थीटा आ जाएगा। वर्क कैसे दिखाते हैं? F.S से। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, एक बार देखेंगे। द वैल्यू ऑफ G एट द सेंटर ऑफ अर्थ, आपको बता दें एक बार, हम इस बात को ध्यान रखेंगे। जो वैल्यू ऑफ G है वो सेंटर ऑफ अर्थ पे हमारा 0 होता है। सेंटर ऑफ अर्थ पे कितना होता है? 0 होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि इसका वैल्यू 2 जगहों पे, इक्वेटर पे और पोल पे, इक्वेटर पे और पोल पे वेरी करता है, ठीक है। एक जगह पे मिनिमम हो, एक जगह पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा, लेकिन जो है G पे क्या हो जाता है? जो सेंटर ऑफ अर्थ वहाँ पे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का। एस्केप वेलोसिटी का बात कर रहा है। एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग। पलायन वेग क्या आप लोग पढ़े हैं? किसी वेग से, जिस वेग से किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर फेंक दिया जाए, किसी ऑब्जेक्ट को वहाँ से ऊपर फेंक दिया जाए तो ऑब्जेक्ट जो है वो पलायन कर जाता है, यानी वापस चला जाता है, वो अर्थ के ग्रेविटी से पार कर जाता है, वापस नहीं आता है, तो उसको जो हम लोग क्या बोलते हैं? पलायन वेग बोलते हैं, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी, उसका वैल्यू कितना होता है? उसका वैल्यू होता है √2gre। ये आप लोग पढ़े होंगे, ये वैल्यू होता है किसका? एस्केप वेलोसिटी का। ये फिक्स वैल्यू है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ वैसा है नहीं। 39 क्या कह रहा है? द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी सेल्सियस में 40 है। आप लोग पढ़े हो रिलेशन C/5 = F - 32/9। यहाँ से इसको आप बदलें किस में? फ़ारेनहाइट में कितना होगा? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है सर, कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ से, तो C का जगह पे कितना दिया हुआ है? 40, तो 40/5 बराबर F - 32 बाई कितना? 9। सर 5 से 8 बार काटते हैं, 8 गुना कितना? 72। 72 बराबर F - 32, तो 72 इधर आके प्लस 32 इक्वल टू कितना? F ऐड करके 104 यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। इस रिलेशन को आप ध्यान रखेंगे, इसी से हम लोग सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 40, ध्यान से देखेंगे।
स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, साउंड वेव जो है वो उसका स्पीड जो है हवा में कितना होता है आपको बता दें, वो इंक्रीज करता है किसके साथ, ह्यूमिडिटी के साथ, आर्द्रता के साथ बढ़ते जाता है। यानी जो स्पीड है जो हवा में ध्वनि का जो वेग है वो तीसरे ऑप्शन पे डिपेंड करता है, यानी आर्द्रता के साथ जो है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। ये इसका आंसर हम लोगों को ध्यान देना है, याद रखना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है हमने प्रीवियस ईयर 2022 के टोटल 40 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको कराया है एक ही वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेके आने वाले हैं आपके लिए। तो जितना भी वीडियो बताते हैं, जितना भी क्वेश्चन बताते हैं, उसको आप ध्यान से देखें, समझें, और आप हमको कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, कोई परेशानी तो नहीं है। बाकी हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।